कुछ फोटोग्राफर्स हमारी लाइफ में, हमारे समाज में ऐसे हैं जो महीने महीने, साल साल तक एक फ्रेम के लिए रुके रहते हैं और उसके बाद वो एक फ़ोटो आती है जो विश्व भर में भारत का नाम रोशन करती है। छोटा था तो मैं सोचा करता था कि कैमरा पर्सन झाड़ियों के बीच में या अपने ऊपर कुछ कैमोफ्लेज पहन के बैठता होगा दूर से। मैं वो ट्रेडिशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बहुत कम ही करता हूँ कि हम जिप्सी में बैठे और वेट कर रहे हैं, कोई टाइगर आएगा, कोई जानवर आएगा, उसकी तस्वीर खींचनी है। मेरा जो काम है उसमें मैं महीनों तक पैदल घूमता हूँ, लेकिन वो जो सेटअप होता है उसमें 2 से 6-8 घंटे लगते हैं, जिसमें मैं डिसाइड करता हूँ कि किस जगह पे किस तरीके से वो फ़ोटो खींची जाएगी। अब वो कब खींची जाएगी वो जानवर डिसाइड करेगा। पर बात यही है कि मैंने काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 10 कैमरास लगा के रखे थे और मैं पहले 2 महीने वहाँ गया और मुझे तस्वीर नहीं मिली। वहाँ पे 20-20 साल से रहने वाले गार्ड्स हैं जिन्होंने आज तक इनको नहीं देखा। तो मुझे 115वें दिन मुझे वो कैमरा ट्रैप में वो फ़ोटो मिला जो मुझे लगा कि हम कहते हैं उसे सेव माय पिक्चर कि अब कुछ तो है यहाँ पे, महीनों की मेहनत चल रही है, फोटो है। अच्छा, एंड हाउ डू दे रिएक्ट टू दिस? तो डिपेंड करता है। जैसे स्नो लेपर्ड्स और ये जो काले बाघ है, ये बहुत शाय है और ये बहुत स्किटिश है। इनका लैंडस्केप बहुत चेंज नहीं होता। जैसे स्नो लेपर्ड का लैंडस्केप है, वहाँ पे एक पत्थर हिल गया होगा तो उन्हें पता चल जाता है क्योंकि वहाँ कोई जाता ही नहीं है। चलिए, अब आप मुझे स्नो लेपर्ड के बारे में बताइए। ये हर एक फोटोग्राफर जो नेचर से रिलेटेड है उनका ख्वाब है कि एक बार स्नो लेपर्ड देखेंगे, एक बार स्नो लेपर्ड की फ़ोटो खींचेंगे। इसका सबसे पहला जो तस्वीर है जो इंटरनेशनल मीडिया में देखा गया वो 1975 में खींची गई। मतलब इंसान चांद पे पहुंच गया, उसके बाद हमने पहली स्नो लेपर्ड की फ़ोटो खींची। स्नो लेपर्ड के लिए कैसे उस पॉइंट तक पहुंचा जाता है और फिर तय किया जाता है कि इसी पॉइंट पर पहुंचकर रुक जाना है? तो वहाँ पे जब मैं गया था तब मैं कोई नेट जियो फोटोग्राफर नहीं था। मैं बस एक इंसान था जो यहाँ आया है और उनसे मदद मांग रहा है। मैं वहाँ पे लकड़ी काटता था, खाना बनाता था, उनके बच्चों के साथ खेलता था और वो मुझे सिखाते थे यहाँ मरना कैसे नहीं है ना। वो मुझे बताते थे कि वो ढलान पे हमने स्नो लेपर्ड को देखा था। फिर उनके साथ मैं जाता था उस ढलान पे। काफ़ी बार तो 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे वहाँ पहुँचने में। आप मुझे नारकोडम हॉर्नबिल के बारे में बताइए। जी हाँ। इतना वाइब्रेंट पक्षी, इतना सुंदर पक्षी। तो ये बीच में कहीं एक ज्वालामुखी था पहले जो विलुप्त हो गया है, लेकिन उस आइलैंड पे वो झाड़ है, वहाँ कोई इंसान नहीं रहता है और वहीं ये चिड़िया पाई जाती है और दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है। तो बहुत से लोगों की ड्रीम जॉब है, तो आप जो कर रहे हैं वैसा काम करने के लिए क्या करना होता है? नेट जियो में जाने के लिए कोई क्या करे? पहली बात तो वो आपने कभी सोचा है कि अब आप और मैं जैसे जिस तरीके से रूबरू हो रहे हैं, इस रूबरू होने के बीच में एक इक्विपमेंट है जिसे हम कैमरा कहते हैं, और वो कैमरा जो है वो कैसे रन करता है, कैमरे पर कौन सा लेंस लगा होगा, कैमरे की कौन सी बॉडी है, ये जो लाइट इस वक्त मुझ पर पड़ रही है ये कहाँ से पड़ रही होगी, कैमरे के पीछे इस वक्त कोई बैठा भी है या नहीं बैठा है, ये फोकस ऑटो सेलेक्ट हो रहा है, मैनुअल सेलेक्ट हो रहा है, और ये जो फीड है ये फीड कहाँ जा रही है, ये कैसे प्रोसेस हो रही है। कम ख्याल आता होगा इसका। थोड़ा बहुत जो आने लगा वो सोशल मीडिया के बाद से आने लगा होगा, क्योंकि सब लोग अपने मोबाइल फ़ोन पर वीडियोस बनाने लगे हैं, एडिट करते हैं, लैपटॉप पर लेकर जाते हैं, फिर उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। लेकिन अलग अलग फील्ड के लिहाज से ये प्रोसेसिंग और ये टेम्परामेंट बहुत हद तक चेंज होता है। और आज मैं जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूँ उनके केस में तो बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है। मतलब जो अब हाल ये हुआ है कि कहीं पर वीडियो शूट हुई और साथ ही शेयर करने की ऑप्शन आती है और वो सोशल मीडिया पर वीडियो चली भी जाती है और सीधा लाइक्स कमेंट्स के लेवल पर हम देखने लगते हैं कि वीडियो चल रही है नहीं चल रही है, और वीडियो का अच्छा और बुरा भी इसी लेवल पर तय होने लग गया है कि कितने लाइक्स और शेयर्स उस पर आ रहे हैं। लेकिन इस सबसे इतर कुछ फोटोग्राफर्स हमारी लाइफ में, हमारे समाज में ऐसे हैं जो महीने महीने, साल साल तक एक फ्रेम के लिए रुके रहते हैं, सोचते हैं कि हमारे को कहाँ कैमरा लगाना है, कहाँ वो ट्रैप बिछाया जाएगा, स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद वो एक फ़ोटो आती है जो विश्व भर में भारत का नाम रोशन करती है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं जिनकी फ़ोटो ब्लैक टाइगर, उन्होंने एक फ़ोटो क्लिक करी और वो नेशनल ज्योग्राफिक के कवर पर आई। कौन है वो शख्स, उनसे मिलवाएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि साइंस में रुचि रखने वाला एक लड़का फोटोग्राफी की तरफ कैसे बढ़ गया। मैं आपको 3 इडियट्स के फरहान की कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको सुनाऊंगा प्रसन्न की कहानी, और हम उन्हीं से जानेंगे कि
कैसे, मतलब आपकी लाइफ में जंगल और ये फोटोग्राफी किस तरह का निखार लाता है, किस तरफ का संयम लेकर आता है? और जैसे मैं पर्सनली खुद फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे तो लगा कि काफ़ी पेशेंस सिखाई मुझे फोटोग्राफी ने। और फोटोग्राफी के बाद जब एडिट पे जाते थे, वीडियोग्राफी के बाद जब एडिट पे जाते थे, खासकर वीडियो एडिटिंग में, तो एक फ्रेम की जो लड़ाई है, तो आप वीडियो को सिर्फ वीडियो भर नहीं देखते हो, आप उस वीडियो को एक एक फ्रेम के तौर पर देखते हो, जिसको हम FPS भी कह देते हैं। वो आंखें FPS के तौर पर काम करने लगती हैं। और क्योंकि आपने भी एक वो फोटो ऐसी लेनी है जो एक कवर पर छप सके, है ना, और उससे भी ज़्यादा उस मोमेंट को कैप्चर करना है, तो हम इस पूरी बातचीत में यही जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे पहले तो मुझे ब्लैक टाइगर की कहानी सुनाइए, जिसकी वजह से अक्टूबर 2025 में जो कवर पर आई है और जगह जगह आपका नाम हो रहा है, आपके बारे में बातचीत हो रही है, उस फोटो के बारे में मुझे बताइए, उसकी जर्नी के बारे में बताइए। और ये भी बताइए कि जहां पर 30 टाइगर्स का झुंड रहता है, उनमें से 15 ये सिर्फ ब्लैक टाइगर और उधर ही पाए जाते हैं, उड़ीसा में ही, ये उनके बारे में भी बताइए। पहले तो शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैं दिन रात लल्लन टॉप के सारे इंटरव्यूज और कहानियां सुनते रहता हूँ। अरे वाह। और जब मैं जंगल जाता हूँ, काफ़ी बार मैं महीनों तक, हफ्तों तक नेटवर्क, फ़ोन, इंटरनेट से दूर रहता हूँ, तब मैं आपके बहुत सारे वीडियोस डाउनलोड करके जाता हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ आज मैं यहाँ हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अभी हाल फिलहाल में मेरी एक कहानी पब्लिश हुई है। नेशनल ज्योग्राफिक जो दुनिया भर का नामचीन एक मैगजीन है जो फोटोग्राफी और वाइल्ड लाइफ और साइंस के लिए जाना जाता है, उन्होंने मेरी एक स्टोरी पब्लिश की है जो है अबाउट टाइगर्स। लेकिन वो कोई नॉर्मल किस्म के टाइगर्स नहीं है, वो काफ़ी अलग दिखते हैं। तो उन्हें कहा जाता है सूडो मेलानिस्टिक टाइगर, जो सिमलीपाल, उड़ीसा के एक सिमलीपाल के जंगल में ही पाए जाते हैं और दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। और सिमलीपाल में तकरीबन 30 टाइगर है आज, 30 या कुछ, वो एक एस्टिमेट होता है, नंबर नहीं होता है। तो वो तकरीबन 30 के आसपास टाइगर है, जिनमें से आधे टाइगर्स में ये काला रंग पाया जाता है। तो वैज्ञानिक जो है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस NCBS बैंगलोर के, उन्होंने उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके उन्हें पता चला कि ये हुआ है उनके DNA में एक ग्लिच की वजह से। तो समझ लीजिए उनके DNA के स्पेलिंग में एक मिस्टेक आ गया। तो मिस्टेक के वजह से जो हमारे ऑरेंज टाइगर्स होते हैं काले स्ट्राइप्स के साथ, ये उल्टा हो गया। ये काले रंग के टाइगर्स हैं जिनके ऊपर ऑरेंज स्ट्राइप्स है। ओके। और उनको ये भी पता चला कि ये जो जेनेटिक ग्लिच या ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये सिर्फ सिमलीपाल के टाइगर्स में पाया जाता है, भारत के बाकी टाइगर्स में नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये निकलता है कि शायद ये टाइगर्स जो है सिमलीपाल के, इन्होंने बाहर के टाइगर्स के साथ काफी टाइम से मीट नहीं किया है। अगर मीट किया होता तो वो जीन ट्रांसफर होता। इसका ये मतलब निकलता है कि ये टाइगर्स आइसोलेटेड है, ये इस एक जंगल में ही पाए जाते और कहीं नहीं पाए जाते। इसलिए हम इस कहानी को और ये जो फिलहाल जो हो रहा है उसको हम टाइगर आइलैंड कहते हैं। कि एक तरीके का द्वीप बन गया है जिसके ऊपर ये टाइगर पाए जाते हैं, बाहर नहीं जा रहे, अंदर नहीं आ रहे। और ये आइसोलेटेड होने की कहानी बताइए, क्योंकि मैंने तो मेरी एक दोस्त है वर्तिका, उन्होंने मुझे हाल ही में बताया कि टाइगर तो देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं अपने मीटिंग सीजन में। तो ये लोग कैसे उसी जगह पर बसे हुए हैं और बाहर नहीं निकले अभी तक? ये कैसे हुआ है? तो इसके पीछे काफी सारे रीजंस है। एक है कि सिमलीपाल जो है ये एक तरीके का प्लाटो है, वो जमीन से तकरीबन 800 मीटर ऊपर है और वहाँ वो पाए जाते हैं। दूसरा रीजन है कि उसके आसपास जो सारे जंगल है वो काफी दूर है। जो टाइगर रिजर्व्स आज बचे, आज से 200 साल पहले ये सब कनेक्टेड था। ये सारे टाइगर रिजर्व्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे, लेकिन इंसानी तादाद बढ़ती गई, हमारी खेतियाँ बढ़ती गई, हमारे माइंस बढ़ते गए, हमारी आबादी बढ़ती गई, तो जो कनेक्टिविटी कहते हैं, यानी एक टाइगर के जंगल से दूसरे टाइगर के जंगल के बीच का जो जंगल है वो अभी विलुप्त हो चुका है। तो इसी रीजन के वजह से शायद वो टाइगर्स काफी आइसोलेट हो गए और उनके पास जो टाइगर रिजर्व है वो सारे बहुत दूर दूर है। तो दैट्स वन ऑफ द रीजन कि वो आइसोलेट हो गए। और आइसोलेट होना एक तरीका है, एक इशू है। दूसरा इशू है कि ये आइसोलेट होने के बाद अभी इनब्रीड हो रहा है। इनब्रीडिंग मतलब जब काफी क्लोजली रिलेटिव टाइगर्स एक दूसरे के साथ मीट करते हैं तो उससे इनब्रीडिंग हो जाता है। तो इनब्रीडिंग तो इनमें पाया गया है, लेकिन इनब्रीडिंग एक चीज है,
इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो एक तकनीक साइंटिफिक टर्म है जिसका मतलब है कि इनब्रीडिंग होने के बाद इनब्रीडिंग के जो निगेटिव इफेक्ट्स है वो दिखना शुरू होना। वो अभी तक इनमें पाया नहीं गया है, हमने अभी तक नहीं देखा है, साइंटिस्ट ने नहीं देखा है। नेगेटिव इफेक्ट्स बता सकें तो नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो किसी भी काफ़ी स्पीशीज में इनब्रीड, जैसे किलर व्हेल्स में देखा गया है कि इनब्रीड जो इंडिविजुअल्स है वो जल्दी मर जाते हैं। बिल्लियाँ जो बड़े बड़ाल वंश के जो छोटी हमारे घर में जो पालतू बिल्लियाँ होती है, इनमें इनब्रीडिंग की वजह से उनके आँखों में तकलीफ होने लगती है, उनके किडनी फेलियर होने लगता है। तो इसका कुछ पॉजिटिव कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है, इसका जो इम्पैक्ट है वो निगेटिव ही है। तो वैज्ञानिकों ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये समझ लिया कि ये इनब्रीडिंग चल रहा है और इसका जो निगेटिव इफेक्ट है ये शायद आज से 2 साल बाद दिखाई दे या आज से 100 साल बाद दिखाई दे। तो हम उसके लिए वेट क्यों करें? हम ये जो प्रॉब्लम है अभी सॉल्व करना चाहेंगे। तो वैज्ञानिकों ने पता किया कि जो ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में स्थित, वहाँ के जो टाइगर्स है वो काफी घूमते रहते हैं, वहाँ आसपास काफी टाइगर रिजर्व है, तो वहाँ का जो जेनेटिक पूल है वो काफी विविध है, काफी डिवर्स है। तो वहाँ से 2 फीमेल टाइगर्स को उठा के उड़ीसा में लाया गया और पिछले नवंबर में वहाँ उन्हें छोड़ा गया, इस विचार से कि वहाँ के जो बाघ है, जो 30 बाघ है, वो इनके साथ मीट करेंगे, उनमें से जो मेल्स है वो इनके साथ मीट करेंगे ताकि नया सेट ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस हो और ये जो इनब्रीडिंग की समस्या है ये आगे जाके खत्म हो जाए। अब मैं उस तस्वीर की बात करूं जो कवर पे छपी है, जिसमें बिल्कुल वो कैमरा लुक दे रहा है टाइगर आपको, है ना। तो जब मैं छोटा था तो मैं सोचा करता था कि कैमरा पर्सन झाड़ियों के बीच में या अपने ऊपर कुछ कैमोफ्लेज पहन के बैठता होगा दूर से और टेली लेंस लगाता होगा, और ये भी सोचा करता था इसकी क्या रेंज होती होगी, 1600 के आसपास होता होगा या क्या होता होगा, क्योंकि कैमरा पर्सन बैठा है क्लिक करने के लिए और वो शटर प्रेस करके रखता होगा कंटिन्यूअसली, जैसे ही उसने वो लुक दी मेरा फ्रेम आ जाता होगा। लेकिन फिर मुझे काफ़ी बाद में पता लगा कि एक कैमरा ट्रैप बिछाया जाता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, वो कैसे आइडेंटिफाई होती है लोकेशन, कैमरा ट्रैप क्या होता है, किस तरीके से वो प्लेस किया जाता है। मैंने कुछ एक आपकी वीडियोस भी देखी, बट इसी की देखी इनफैक्ट कितनी इंटरेस्टिंग थी, स्नो लेपर्ड्स की भी देखी कि वो आप कैसे पत्थरों के बीच में फंसा देते हैं। तो उस लिहाज से आप कैमरा ट्रैप के बारे में लोगों को बताइए कि उसमें कैसा लेंस यूज होता है, फ्लैश यूज होती है, स्किर गिर नहीं होती है, क्या वो कंटिन्यूअस क्लिक करता है, क्या वो वीडियो फॉर्म में होता है, थोड़ा उसका बताइए। बिल्कुल। तो मैं वो ट्रेडिशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बहुत कम ही करता हूँ कि हम जिप्सी में बैठे और वेट कर रहे हैं कोई टाइगर आएगा, कोई जानवर आएगा, उसकी तस्वीर खींचनी है। मेरा जो काम है उसमें मैं महीनों तक पैदल घूमता हूँ, उसके लिए अलग तरीके के हमें परमिशंस लेने पड़ते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से। और मेरा पूरा बचपन से लेके अब तक मेरा पूरा जीवन ही वन्य जीवों के साथ गया है। तो मैं कोई फरहान को देख के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नहीं बनाऊं। तो उसकी वजह से जानकारी भी है कि किस तरीके से जानवर को अप्रोच करना है बिना उन्हें तंग किए। तो एक तरीका है जिसे कहते हैं हम SLR कैमरा ट्रैपिंग, जो नैट जियो के एक फोटो इंजीनियर थे केंजी, उन्होंने डेवलप किया था आज से 20-25 साल पहले। लेकिन अब वो और इवॉल्व होते गया है और मैंने उसे अपने रीति से ढाल लिया था जब मैंने स्नो लेपर्ड्स के ऊपर काम किया। क्योंकि विंटर में वहाँ टेम्परेचर -30-35 तक चला जाता है 5000 मीटर पे। वहाँ इससे पहले ऐसा कैमरा ट्रैपिंग नहीं किया गया था। तो मैंने मेरे कुछ इंजीनियरिंग दोस्तों के साथ मिलके नए वायर्स बनाए और सब कुछ बनाया। तो मैं कैमरा दुकान से खरीदता हूँ, फिर इसको तोड़ देता हूँ, फिर उसको फिर से जोड़ता हूँ और फिर जब जोड़ के एक नया डिवाइस जो तैयार होता है वो हर एक जानवर का अलग फोटो खींचने के काम आता है। अगर मैं चींटियों पे काम कर रहा हूँ तो मैं अलग तरीके का कैमरा बनाऊंगा। अभी फिलहाल हम ये जो बाघ के ऊपर काम कर रहे थे, ये बहुत दिखने में बहुत शाय है, तो ये दिखते नहीं है। मुझे मालूम था कि अगर मैं दिन रात सालों तक घूमता रहूंगा तो मुझे शायद इनका कभी पता भी नहीं चलेगा, कभी दिखेंगे भी नहीं। जो लोग उड़ीसा के मतलब जिनसे मैं मिला हूँ, जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, जो वहाँ दिन रात जंगल में चलते रहते हैं, वहाँ पे 20-20 साल से रहने वाले गार्ड्स हैं जिन्होंने आज तक इनको नहीं देखा है। तो ये हमारे बांधवगढ़ या रणथंबोर जैसे टाइगर नहीं है जो रोज सामने जिप्सी के आमने सामने आके सो जाते हैं। तो मुझे और मेरे नैट जियो के एडिटर्स को हमें पता था कि इनको देखना तो मुमकिन नहीं है, हमें कैमरा ट्रैप ही लगाना पड़ेगा। तो मैं आपके दर्शकों को बता देता हूँ कि कैमरा ट्रैप एक तरीके का स्टूडियो है जो मैं जंगल में लगाता हूँ
और वहाँ एक इंफ्रारेड ट्रिगर होता है जो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन वो एक दो डिवाइसेस के बीच में एक बीम होती है, उसे जो भी इंटरप्ट करेगा तो कैमरा खुद ब खुद फोटो खींचेगा। लेकिन वो जो सेटअप होता है उसमें 2 से 6-8 घंटे लगते हैं, ये बहुत दिनों तक मॉनिटर करना पड़ता है, जिसमें मैं डिसाइड करता हूँ कि किस जगह पे किस तरीके से वो फोटो खींची जाएगी। तो ये हमें पहले से सोचना पड़ता है। अब वो कब खींची जाएगी वो जानवर डिसाइड करेगा, कैसे खींची जाएगी ये मैं डिसाइड करूंगा। तो हम ये कैमरा ट्रैप सेटअप्स लगाते हैं बहुत जगह पे, और ये हम खास तौर पे उस जगह पे लगाते हैं जहाँ पे हमें पता है कि टाइगर्स की मूवमेंट है। जैसे इस जंगल में पहले कुछ हफ्ते तो मैं सिर्फ झाड़ों को सूंघते हुए घूम रहा था, क्योंकि बाघों की खासियत होती है वो झाड़ों पे स्प्रे करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। वो स्प्रे एक तरीका आप समझ सकते हैं, उनका फेसबुक चेक इन होता है कि मैं यहाँ हूँ, है ना, मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, तो उस तरीके का उनका चेक इन होता है। तो वो उनका फेसबुक पोस्ट रीड करना मुझे भी आता है। तो मैं झाड़ से उनके बता सकता हूँ कि यहाँ पे टाइगर ने जो स्प्रे किया है ये कल किया है या 1 हफ्ता पहले किया है। अच्छा। तो उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि यहाँ एक्टिवली मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। अच्छा। दूसरा तरीका होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो वहाँ के वन कर्मचारी है वो भी अपने कैमरास लगाते हैं इनकी गिनती करने के लिए, तादाद क्या है, कहाँ मूवमेंट हो रहा है। तो ये दोनों का डेटा इस्तेमाल करके फिर मुझे पता चलता है कि ये एक ट्रेल है जो समझ लीजिए आप और मेरे बीच में जितने 2-3 फीट का जगह है, यहाँ से टाइगर जाएगा। उस 3000 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल में ये एक जगह है जहाँ पे आज से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद एक बार ये टाइगर जाएगा। तो ये कोई पैटर्न होता है जिसको वो फॉलो करता है, या आप ऐसी जगह उसको बिछाते, जैसे लगा लीजिए जहाँ पर पानी पीने की कोई व्यवस्था है उसके इर्द गिर्द लगा दिया, या एक ट्रैक से रोज जो वो 1-2 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है वो रोज सेम होगा? रोज तो नहीं होता है, ये टाइगर जो है ये टेरिटोरियल जानवर होते हैं, तो वो अपने टेरिटरी का पेट्रोलिंग करते हैं। आप वो भी बताइए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो नाखूनों से पेड़ पर जो निशान होते हैं, है ना, उनके यूरिन स्प्रेज होते हैं जिससे पहचान होती है, वो भी थोड़ा बताइए। वही सारे स्प्रे। तो ये टाइगर जो है ये काफी मतलब इट्स अ एनिमल ऑफ हैबिट, उसको अपनी जो हैबिट है उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। तो उनके ट्रेल्स काफी गिने चुने रहते हैं कि ये उनका इलाका है, वो इलाके में उनको घूम के झाड़ों पे स्प्रे करते रहना है ताकि कोई दूसरा मेल टाइगर आए तो उसे पता हो कि भैया ये इलाका उसका है, मुझे इस इलाके के बाहर रहना है। वही स्प्रे और उनके आवाजें जो है वो काफी बार उनको फीमेल्स अट्रैक्ट करने के लिए भी काम आते हैं, है ना। तो उनका ये जो मूवमेंट है ये डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग, कितना बड़ा उनका इलाका है उस पर डिपेंड करता है। कुछ जगह पे जहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स है और उनके छोटे छोटे इलाके हैं, वहाँ पे एक ट्रेल पे टाइगर हफ्ते में 2 बार आ जाता है। जैसे ये जो काले बाघ थे, मैं इसका जो नोन पिता है T12 उसके पीछे था मैं ऑलमोस्ट 100 दिन तक। वो एक जगह पे अगर यहाँ पे आया है आज, तो यहाँ पे फिर आएगा वो तकरीबन 15 से 18 दिन बाद। अच्छा। और यहाँ से उसे चल के जाने में टाइम लगेगा 3 से 5 सेकंड, और वो 3 से 5 सेकंड वो कैमरा के सारी चीजें काम करनी चाहिए। और उसी समय या तो बारिश हो रही होती है या तो एक फ्लैश के अंदर चींटियां घुस गई है और फ्लैश खराब हो गया तो एक लाइट नहीं पड़ता है, या तो फिर बैटरीज डाउन है। तो उसमें वो कैमरा ट्रैप सेटअप में काफी सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो वो सारे एक समय काम करे और वो उस समय वहां हो, और जब वो वहां है तब उसकी पूंछ फ्रेम से कटी ना हो और वो ठीक से देख भी रहा हो और उसके चेहरे के सामने कोई घास ना आ जाए। ऐसे बहुत सारे तो मुझे लगता मूविंग पार्ट्स होते हैं। फोटोग्राफी करते करते ऊपर वाले पे यकीन होने लगता होगा कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। ऊपर वाले पे पहले से यकीन है उन पे यकीन है तभी तो ये कर पा रहा हूँ। पर बात यही है कि मैंने काफी सारे ऑलमोस्ट 10 कैमरास लगा के रखे थे, और मैं पहले 2 महीने वहाँ गया और मुझे तस्वीर नहीं मिली। फिर मॉनसून आ गया तो मुझे वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। फिर मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फिर से अलाउ किया, फिर 2 महीने गया, और मुझे मेरा जो परमिट खत्म होने वाला था वो 30 नवंबर को खत्म हो रहा था, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे फिर रिन्यू होता क्योंकि मैं बहुत टाइम पे आ चुका था, मेरा बजट भी खत्म हो गया था। तो मुझे 115वें दिन मुझे वो कैमरा ट्रैप में वो फोटो मिला जो मुझे लगा कि हम कहते हैं उसे सेव माय पिक्चर कि अब कुछ तो है यहाँ पे, ठीक ठाक फोटो है, ये दुनिया का सबसे अच्छा नहीं है लेकिन मुझे नेट जियो के मेरे एडिटर्स भगा नहीं देंगे कि
पूरा हमारा काम वेस्ट नहीं हो गया। अच्छा, एंड हाउ डू दे रिएक्ट टू दिस? जब वो शटर की आवाज आती है, नहीं आती है, पहले तो वो भी बताइए, क्योंकि हमारे कैमरास में तो आती है। दूसरा, फ्लैश चल रही है, और क्या ये सेंस कर पाते हैं कि यहाँ पर कुछ अनयूजुअल है, या आपने ये सेटअप इतने टाइम का लगाया होता तो ये हैबिचुअल हो जाते हैं? तो डिपेंड करता है। जैसे स्नो लेपर्ड्स और ये जो काले बाघ है, ये बहुत शाय है और ये बहुत स्किटिश है। इनका लैंडस्केप बहुत चेंज नहीं होता। जैसे स्नो लेपर्ड का लैंडस्केप है, वहाँ पे एक पत्थर हिल गया होगा तो उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ कोई जाता ही नहीं है ना। तो वहाँ एकदम से कोई एलियन चीज अलग आ जाए तो वो शुरू में थोड़े से घबराते हैं, घबराते भी हैं और थोड़े क्यूरियस भी हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है। घबरा गए तो ठीक है, क्योंकि उनको एक दो बार के बाद आदत हो जाएगी। क्यूरियस हो गए तो वो आके सब कुछ तोड़ देते हैं, है ना। तो मेरे काफी सारे कैमरास, फ्लैशेस, वायर्स, सब कुछ बलि चढ़ चुका है। ये जो टाइगर्स थे, ये बिल्कुल कैमरा से बहुत शाय नहीं थे, लेकिन वो इंसानी स्मेल या कुछ वहाँ अगर लैंडस्केप बहुत चेंज हो गया है तो उससे वो घबराते थे, क्योंकि इनको फ्लैश की थोड़ी आदत है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कैमरे लगे रहते हैं उसके फ्लैश की उनको आदत है, तो फ्लैश से ये नहीं डरते। लेकिन थोड़ा टाइम लगा आदी होने का। मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैं आज सुबह जब आपकी वीडियो देख रहा था तो उसमें आप एक जगह खड़े हैं और शायद पत्ते और पेड़ों के बीच में कुछ सूंघ रहे हैं। सूंघने के बाद आप पलटते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये बासमती राइस जैसा लग रहा है। तो मैं वो सुनकर हैरान था कि किसी के स्प्रे की खुशबू, बदबू, जो भी कहें, उसको सीधा बासमती राइस से रिलेट करके देखेगा, तो काफ़ी यूनिक चीज़ थी। मेरे को थोड़ी सी अपनी परवरिश के बारे में बताइए, क्योंकि जब जैसे हम जैसे लोग यहाँ से पीलीभीत भी चले जाते हैं या गिर जाते हैं, तो जंगल अपने आप में एक इतनी अलग दुनिया लगती है। और क्योंकि नोएडा जैसे शहरों में हम बिल्डिंग्स में फंसे, कंक्रीट ही कंक्रीट दिखता है, और वहाँ पर जैसे एक चीज़ तो है कि हम शहरी लोग जब जंगल में घुसते हैं तो सोचते हैं कि यार हर कोई पूछ रहा आते आते शेर दिखा, शेर दिखा, दिखा नहीं दिखा, दिखा नहीं दिखा, दिखा नहीं दिखा, ये बात हो रही है। ये भूल ही जाते हैं कि जंगल अपने आप में कितना खूबसूरत है। जंगल की खूबसूरती इतनी अलग है। वो सुबह सुबह की जो ठंड है, वहां पर आप जितने मर्जी कपड़े पहन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको फिर भी हल्की हल्की सी ठंड लगती रहेगी। आप सीधे सीधे पाथ पर जा रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं इतने घने, और मतलब अलग सा सुकून है वहां पर, है ना। तो आप मुझे बताइए कि आपने ये कब, क्या, कैसे सब प्रोसेस किया, आपका बचपन कैसे बीता? जैसे कि आप बता रहे हैं आप जंगल में रहे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो मेरा भाग्य जो है वो उसी दिन खुल गया जिस दिन मैं मेरे माता पिता के घर में पैदा हुआ। अरे वाह। क्योंकि वो दोनों जो है वो खुद भी ऐसे फ्रेम के अंदर फिट होने वाले नहीं है। वो दोनों भी जंगल प्रेमी है। अपने पेरेंट्स के बारे में क्या करते मेरे पिताजी का नाम है उधम सिंह यादव। वो उनकी पैदाइश हरियाणा में हुई थी, लेकिन वो बचपन में ही नागपुर में शिफ्ट हो गए थे। उनके पिताजी के किसी मित्र के यहाँ रहते थे। हरियाणा में कहाँ से? हरियाणा में, हरियाणवी भी थोड़ा गर्व महसूस कर लें। हरियाणा में मैं भूल चुका हूँ, वो नारनौल के पास कहीं उनका गांव है। वहाँ मैं कभी नहीं गया। मेरा कभी जाना नहीं हुआ, लेकिन होगा कभी, क्योंकि वो सारे ही लोग महाराष्ट्र शिफ्ट हो गए। और मेरी माता जी जो है वो नागपुर से ही है। वो महाराष्ट्रन ब्राह्मण जैसे कुछ तो वो है। और इन दोनों का लव मैरिज हुआ 1980s में, तो वो एक अलग कहानी है। मेरे पिताजी मार्शल आर्ट्स पढ़ाते थे, फिर उनकी शादी हुई, और वो दोनों ही बचपन से ही दूसरों को आउटडोर्स के बारे में पढ़ाने में बहुत रुचि रखते हैं। तो मेरे पिताजी सबको पहले मार्शल आर्ट सिखाते थे, उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे खेल सिखाए, उन्होंने शूटिंग सिखाया है। और फिर एक समय उन्होंने नेचर एजुकेशन सिखाना शुरू किया। तो हमारा जो घर है वो जंगल के बीच में स्थित है। वहीं पे मेरा बचपन मेजॉरिटी वहीं गया है। तो वाइल्ड लाइफ जो है, जंगली जानवर, मेजॉरिटी लोग किसी दूर दराज के जंगल में जाते हैं जानवरों को देखने के लिए। मैं सिर्फ घर के बाहर निकलता था। तो बचपन से ही जानवरों से लगाव रहा है। और शुरू में माता पिता से सीखने को मिला जानवरों के बारे में। उसके बाद जब मुझे पता चला कि मुझे इसके जंगल की जो मिस्ट्रीज है वो समझने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अभी साइंस की रीति से इसे और समझने की कोशिश करूँगा। तो मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा, लेकिन उसके बाद फिर मुझे वाइल्ड लाइफ में ही काम करना था। तो बेंगलोर में एक लैब है, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज की, डॉक्टर उमा रामकृष्णन की, जो डीएनए का इस्तेमाल करते हैं जानवरों के बारे में समझने के लिए।
तो मैंने वो लैब ज्वाइन की तकरीबन 2010 में, 10, तो 11, आपका 12, साइंस में जाना हुआ वाइल्ड लाइफ के जरिए ही? वाइल्ड लाइफ के जरिए ही मुझे साइंस में इसीलिए जाना था क्योंकि मुझे वाइल्ड लाइफ और नेचर को और क्लोजली समझना था। ओके। तो साइंस में मुझे रोबोटिक्स में या स्पेस में अभी थोड़ी दिलचस्पी आई, लेकिन बचपन में कोई ऐसी रुचि नहीं थी। मुझे सिर्फ रुचि थी जानवरों के बारे में, जी। सांप हो जाए, मेंढक हो जाए, बाघ हो जाए, हिरन हो जाए, मैं बस वही सीखना चाहता था। मुझे पता था कि इनकी जो जिंदगी है वो एक मिस्ट्री है ओके। और जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, और मैं बस उसके बारे में ज़्यादा और ज़्यादा जानना चाहता था। और खुशकिस्मती यही है कि मैं इस घर में पैदा हुआ जहाँ पे माता पिता, मेरा जो बड़ा भाई है समरजीत, उन सब ने भी बढ़ावा दिया। बढ़ावा से ज़्यादा उन्होंने रोका नहीं। अच्छा। क्योंकि मेरे सारे मित्र इंजीनियरिंग करने जा रहे थे, मेरे सारे मित्र बाहर डॉक्टर बन रहे थे, और मैं कह रहा था मैं जानवरों के बारे में पढ़ाई करूंगा। तो वो मेरी खुशकिस्मती है, उन्होंने रोका नहीं। वो वाला मीम नहीं चल सकता कि अब्बा नहीं मानेंगे। नहीं, अब्बा पहले से ही माने हुए थे। मेरे अब्बा पहले से ही माने हुए थे। तो अब्बा, अम्मा, भाई सारे पहले से ही माने हुए थे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि अरे फरहान, मैं बोला नहीं, मैं उससे पहले मैं थोड़ा पहले अलग हूँ। बढ़िया। तो आपके हाथ में कैमरा कब आया पहली बारी, उसके बारे में बताइए। तो कैमरा मेरे पिताजी के पास एक कैमरा हुआ करता था, वो निकॉन का F55 करके वो रोल का कैमरा था, जो मुझे ऐसा लगता है कि वो हम सबसे ज़्यादा ख्याल रख के रखते थे। ओके। और वो हमें कभी कभार एक आधी बार एक बटन दबाने मिलता था, तो उसमें तो कभी कुछ फोटोग्राफी सीख नहीं पाए। लेकिन फिर बाद में जब थोड़े बड़े हो गए और डिजिटल एरा आ गया, तो मेरे काफ़ी मित्रों के पास कैमरा था, तो मैं उससे फ़ोटो खींचता था, और मुझे ये पता चला कि हाँ, फोटोग्राफी में मज़ा तो आता है। और मुझे पहले से ही ये जो डिवाइस है कैमरा, उससे बहुत लगाव था कि देयर इज अ डिवाइस जो which can take a moment from time and give it to infinity. Exactly. मुझे पर्सनली यही लगता है कि ये टाइम कैद कर ले रहा है, सोचिए। Exactly. ये टाइम ट्रैवल कर पाते हैं आप, है ना? आप एक समय का एक मोमेंट ले रहे हैं, और ये अब जिंदगी भर रहेगा। जब तक दुनिया खत्म नहीं होती तब तक रहेगा। तो आप समय को कैद कर रहे हो, आप लाइट को कैद कर रहे हो। तो वो उस चीज़ में काफ़ी दिलचस्पी पहले से ही थी। और दूसरी बात ये थी कि मैं जब स्कूल जाने लग गया, हम ज़्यादातर खेत पे ही रहते थे, लेकिन नागपुर में फिर स्कूल में भी हमें डाला गया। तो मेरे सारे जो मित्र थे वो सचिन के बारे में बात करते रहते थे दिन रात, क्रिकेट के बारे में बात करते रहते थे, और मैं बीच में जाके कहता था कि यार मैंने ना कल एक तेंदुआ देखा, वो अपने बच्चों के साथ जा रहा था, मैं झाड़ पे बैठा हुआ था। तो वो सब कहते थे ये पागल इंसान है ये फेंक रहा है। तो मुझे लगता था नहीं मैंने सही में देखा। और मुझे ऐसे लगता था एक वो कैफियत हो जाती थी कि मैं कैसे बताऊं कि मैंने देखा है। तो तब से अगर कैमरा होता दुनिया को बता तो मैं दिखा पाता कि ये मैंने एक्चुअली देखा है। तो बस वहीं से फोटोग्राफी की रुचि बढ़ती गई। फिर तो उन फ्रेंड्स को क्रेडिट जाना चाहिए जिन्होंने आपके अंदर वो आग पैदा करी कि तुम बताओ दुनिया को कि तुमने देखा, तुम दिखाओ हमें कि तुमने देखा। तो चलिए, देखने दिखाने के सिलसिले में अब आप मुझे स्नो लेपर्ड के बारे में बताइए। इतनी मिस्ट्री है उसके इर्द गिर्द। आप मेरे को वो बताइए कि आपने भी बताया वो शाय होता है, क्या क्या करता है। और एक बड़ी आपने मैं आपकी फोटोज की कैप्शन देख रहा था, तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग दावा किया कि इनके बारे में जो आज तक स्टडी हुई है वो 5 से 10% ही हुई है। तो मेरे को थोड़ा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो स्नो लेपर्ड जो है ये हर एक फोटोग्राफर जो नेचर से रिलेटेड है उनका ख्वाब है कि एक बार स्नो लेपर्ड देखेंगे, एक बार स्नो लेपर्ड की फ़ोटो खींचेंगे। और उसका रीज़न ये है कि स्नो लेपर्ड जो है इसे देखना बहुत मुश्किल हुआ करता था, है ना। इसका सबसे पहला जो तस्वीर है जो इंटरनेशनल मीडिया में देखा गया वो 1975 में खींची गई। ओके। मतलब इंसान चांद पे पहुंच गया, उसके बाद हमने पहली स्नो लेपर्ड की फोटो खींची। जो एक वैज्ञानिक है डॉक्टर जॉश शैलर, उन्होंने खींची थी और नेशनल ज्योग्राफिक ने पब्लिश की थी। तो उसके वजह से ना उसके पीछे का जो मिस्ट्री है वो बढ़ता गया। और वो रहता भी नॉर्मल जगह पे नहीं है, वो रहता है तकरीबन 3600 मीटर 3400 मीटर के ऊपर हमारे इंडिया के हिमालय में, जहाँ पे वैसे ही इंसान हमारे जो प्लेन्स में है वो रेगुलरली जाते नहीं है। और चले भी गए तो भी मेजॉरिटी ऑफ द ईयर वो स्नो लेपर्ड और उसका जो बैकग्राउंड है वो तकरीबन एक जैसा दिखता है। तो अगर आपके पास सामने होगा भी 1 किलोमीटर दूर वो या 500 मीटर दूर,
तब भी वो एक पत्थर है। काफी बार लोगों को ऑफ सीजन में जो स्नो लेपर्ड दिखता है वो कोई पत्थर देख रहे होते हैं और वो पत्थर चलने लगता है, तो फिर लगता है अरे ये पत्थर नहीं है, ये तो तेंदुआ है ना। लेकिन विंटर में वो ज्यादा दिखता है क्योंकि बर्फ होती है, वो बर्फ पे चलता है तो दिखना ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो डर है स्नो लेपर्ड का वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक रिस्पेक्ट होना चाहिए। स्नो लेपर्ड बिल्कुल शर्मिला जानवर है, उसे आपको या मुझे हानि पहुंचाने में कोई फायदा नहीं है। वो कभी हानि नहीं पहुंचाएगा आपको, हमें वो हमें देख के दूर से ही एक छलांग मारेगा 20 फीट की और गायब हो जाएगा। तो स्नो लेपर्ड से बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ स्नो लेपर्ड पाया जाता है वो जगह जो है वो काफी मुश्किल है। 30 डिग्री होते हैं वहां, अगर खो जाओ तो रात को खो जाओ तो सुबह तक शायद आपके प्राण ना रहे। तो वहां पे उस लैंडस्केप का रिस्पेक्ट रखना ज्यादा जरूरी है। तो अभी जैसे एनसीआर में हम लोग बैठे हैं तो यहाँ पर कुछ टाइम पहले कुत्तों को लेकर बहुत विवाद छिड़ा, सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट्स आए और इस पर उन्होंने टिप्पणी की। स्नो लेपर्ड्स को भी कुत्तों से बड़ी परेशानी है, सिर्फ एनसीआर के लोगों की नहीं है, उसके बारे में बताइए। स्नो लेपर्ड जो है ये काफ़ी शर्मीले जानवर है। जैसे आप देख रहे हैं इसका नाम मैंने कन कटा रखा था, इसका एक कान कटा हुआ है। अच्छा। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कहानी का जो मूल था वो ये था कि स्नो लेपर्ड बहुत ऊपर रहते तो हमें लगता है कि इनको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन असलियत यह है कि स्नो लेपर्ड भी वही सारी चुनौतियों से डील कर रहे हैं जो टाइगर, लेपर्ड, जैगुआर, लायन डील कर रहे हैं। वहाँ पे भी इंसान है, वहाँ पे भी टसल होते रहता है। स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोट, डोमेस्टिक गोट, वहाँ की जो ट्राइब्स है उनके बीच में। लेकिन वहाँ ये जो टसल है ये सालों से चल रहा है। वहाँ नई चीज़ ये हो रही है कि वहाँ पे जो कुत्तों की तादाद है वो बढ़ गई है। और एक कुत्ते होते हैं जो पालतू होते हैं, जो इनको हम घर में रखते हैं वो, और मुझे भी कुत्तों से बहुत लगाव है, आई एम श्योर सारों को ही कुत्तों से बहुत लगाव है। लेकिन यहाँ पे कुछ फेरल कुत्ते होते हैं जो गांव से जुड़े नहीं होते, जो गांव से 20-20 किलोमीटर दूर जाते हैं और जंगली जानवरों को मार के खाते हैं, है ना। तो वो कुत्ते जो है वो चाहिए तब इकट्ठा होके 30-40 के झुंड में जाके जंगली जानवरों को मारते हैं, और चाहिए तब अलग अलग होकर छोटे छोटे गुट में अपने अपने गांव में जाके पार्ले जी बिस्किट भी खाते हैं। तो वो जो कुत्ते हैं उनसे स्नो लेपर्ड को भी, और स्नो लेपर्ड से ज्यादा स्नो लेपर्ड का जो प्रे है, यानी वहाँ की जो माउंटेन गोट्स है, ब्लू शीप है, आइबेक्स है, उनको ज्यादा खतरा है। और मैं खुद इससे वाकिफ हो चुका हूँ। एक बार हम स्पीति में, हायर स्पीति में किब्बर से ऊपर वहाँ काम कर रहे थे और वहाँ हमें फ़ोन आया कि एक स्नो लेपर्ड के बच्चे के पीछे बहुत सारे फेरल कुत्ते दौड़ गए और माँ से वो अलग हो गया, वो गिर गया, वो एक आर्मी कंटोनमेंट में चला गया। वहाँ से उसे उठा के फॉरेस्ट ऑफिस में लाया गया और वहाँ पे हम 3-4 लोग 2 दिन तक उसके हाथ पाँव गर्म कर रहे थे, उसे सलाइन लगाया गया था, लेकिन उसे काफ़ी अंदरूनी चोटें लग गई थी। तो 3 दिन के बाद, मतलब लिटरली वो मेरे से गोद में था, उसने वहाँ दम तोड़ दिया। तो आप इतने पैशनेट दिखते हैं स्नो लेपर्ड्स के बारे में बात करते हुए। आपकी कैप्शंस में भी खासकर जब आप उनकी नोस्ट्रिल्स की बात करते हैं, पिंक ब्लैक कलर की, उसकी पूंछ की बात करते हैं कि वो इतनी लंबी होती है, कैसे वो हेल्प करती है, और उसी के साथ आपकी वो वीडियो भी दिखती है जिसमें आप बिल्कुल पहाड़ के साइड पर टिके हुए हैं और ड्रोन से वो शॉट जाता है बिल्कुल वाइड। तो आप ये बताइए कि जैसे ये जंगल था, हमने ब्लैक टाइगर देखा, तो जंगल तो फिर भी आप एक जगह पहुंच गए, वहां देखे। स्नो लेपर्ड के लिए कैसे उस पॉइंट तक पहुंचा जाता है और फिर तय किया जाता है कि इसी पॉइंट पर पहुंचकर रुक जाना है, और ड्रोन जैसे जो न्यू इक्विपमेंट्स है ये कैसे आपकी हेल्प कर रहे हैं? तो स्नो लेपर्ड के बारे में जो मैंने काम किया था वो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, मैसूर बेस्ड, और स्नो लेपर्ड ट्रस्ट, सियाटल बेस्ड, और किब्बर जो गांव है, किब्बर और ताशीगांग, वहाँ के जो लोग हैं उन सब के मदद से किया था। आप सोचिए, मैं बचपन से पला बड़ा महाराष्ट्र के जंगलों में, वहाँ हिमालय का मुझे कुछ भी नहीं पता। तो वहाँ पे जब मैं गया था तब मैं कोई नेट जियो फोटोग्राफर नहीं था, मैं बस एक इंसान था जो यहाँ आया है और उनसे मदद मांग रहा है किसी के थ्रू। तो मैं वहाँ पे लकड़ी काटता था, खाना बनाता था, उनके बच्चों के साथ खेलता था, और वो मुझे सिखाते थे यहाँ मरना कैसे नहीं है ना। वो मुझे बताते थे कि वो ढलान पे हमने स्नो लेपर्ड को देखा था। फिर उनके साथ मैं जाता था उस ढलान पे, काफी बार तो 2-3 दिन लग जाते थे वहाँ पहुँचने में। फिर वो ढलानों पे चल के, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जहाँ जाते हैं ना, वहाँ के लोगों को वहाँ का नॉलेज हमसे ज़्यादा है।
अगर हम उनके सामने हीरो ना बने ना तो हम जिंदा हर जगह से वापस आ जाएंगे। तो उनके हेल्प के वजह से मैं वहाँ पे काफ़ी घूमा, उनसे मैंने सीखा कि कहाँ कहाँ वो मूव होता है। और मेरा भी जो बिग कैट्स का जो एक्सपीरियंस था उसको मिला के फिर हमने कैमरा सेटअप करने शुरू किए। और जो यहाँ पे तो सबसे पहले स्नो लेपर्ड्स के लिए मैंने वो कैमरा ट्रैप सेटअप्स पहले डेवलप किए थे, जिसके वजह से ही ये सारे फोटोज मिल पाए। लेकिन मेरा पहला फोटो जो मिला मुझे वो तकरीबन वहाँ पे मैंने काफ़ी महीने काम करने के बाद मैंने पहली बार स्नो लेपर्ड देखा और पहला फोटो मिला। तो पहले कुछ महीने तो मैं सिर्फ घूम रहा था वहाँ पे, कहाँ वो दिख सकता है, कहाँ वो चल सकता है। और अब वहाँ घूम घूम के सालों से ऐसा हो गया है कि हम लोग खेल खेलते रहते हैं, मैं और हमारे काफ़ी सारे जो लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, कि यहाँ से चलेगा नहीं चलेगा, पक्का चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर हम कैमरा लगा के हम एक दूसरे को चुनौतियाँ देते हैं और फिर पता चलता है वो आएगा नहीं आएगा। बढ़िया। आप मुझे नारकोडम हॉर्नबिल के बारे में बताइए। जी हाँ। इतना वाइब्रेंट पक्षी, इतना सुंदर पक्षी, और वो इतना 6-7 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जहाँ पर वो पाया जाता है। कैसे मिलता है और क्यों, मतलब वो सिर्फ वहीं क्यों पाया जाता है? क्यों कभी उड़ के अंडमान तक भी नहीं आ जाता कि इस तरफ आए और लोग देख सके? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। और इसी सवाल की खोज में मैं WII के एक साइंटिस्ट है नवीन दुपागे और NCF के एक साइंटिस्ट है रोहित नानेवाड़ीकर, उनके साथ हम एक एक्सपीडिशन पे गए थे नारकोंडम आइलैंड पे। यहाँ जाना नामुमकिन की तरह है, काफ़ी कम लोगों को वहाँ जाने का मौका मिला है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए आपको भारत के 4-5-6 अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से परमिशंस लेना पड़ता है, और वो आपको वहाँ घूमने नहीं जाने देंगे। अगर आपका कुछ ध्येय है, कुछ काम है, तो इसीलिए जाने देंगे। तो हमारी टीम का एक्सपीडिशन का मोटिव यही था, ये समझना कि वहाँ ये कितनी तादाद में पाए जाते हैं और क्यों सिर्फ वहाँ पाए जाते हैं। तो आपके दर्शकों के लिए नारकोंडम आइलैंड जो है ये अंडमान और निकोबार के पास द्वीप समूह में पाया जाता है। वो तकरीबन 6.5 स्क्वायर किलोमीटर का एक आइलैंड है, इतना छोटा। और वो उससे सबसे पास जो अंडमान निकोबार है वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। तो ये बीच में कहीं एक ज्वालामुखी था पहले, जो विलुप्त हो गया है। लेकिन उस आइलैंड पे वो झाड़ है, वहाँ कोई इंसान नहीं रहता है, और वहीं ये चिड़िया पाई जाती है और दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है। इसका जो सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है वो पपुआ न्यू गिनी में पाया जाता है। तो हम यहाँ गए थे पता करने की इनकी तादाद क्या है, और मैं तस्वीरें खींचने गया था, ये जो साइंस हो रहा था उसका प्रोसेस का फ़ोटो खींचने के लिए। तो इन्हें पता चला कि वहाँ तकरीबन 1000 के आसपास ये चिड़ियाएँ हैं, और ये दुनिया में सिर्फ वहीं है और कहीं नहीं है। और वो इतने तादाद में वहाँ है क्योंकि वहाँ पे उनका जो खाना है वो है फिग ट्री, एक फाइकस रम्फाई करके एक झाड़ है, जो उन्होंने खा के और विष्टा में उनकी बीज डाल के उन्होंने वो पूरे आइलैंड पे उसका एक काइंड ऑफ गार्डन बना लिया है। और दूसरी दिलचस्प वाली बात यह है कि ये जो झाड़ है, इसके जो फल है वो साल में सिर्फ एक बार नहीं आते हैं। अच्छा। इस झाड़ का फल अगर मार्च में आ रहा है तो इस झाड़ का अप्रैल में आएगा, किसी और झाड़ का मई में आएगा, किसी और झाड़ का सितंबर में आएगा। तो पूरे साल कोई ना कोई झाड़ों को फल रहते हैं। तो इसलिए ये जो चिड़िया है वहाँ पे उनके लिए तो ये हेवन है, उनके लिए स्वर्ग है ये। आप सतारा और रण ऑफ कच्छ की तरफ आप जाएंगे, आपको विंडमिल्स दिखती हैं खूब सारी, है ना? तो विंडमिल्स पे आपका एक कमेंट आया, आपने कहा कि जैसे ऊर्जा, सूर्य, पानी, ये सब एक्सेस हो जाए तो ये झेलना मुश्किल है। तो विंडमिल लगती तो जा रही हैं बहुत सारी, पर ये किसी ना किसी वे में हार्म पहुंचा सकती है। अभी इस पर स्टडी कितनी हुई है कितनी नहीं, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन आप इस पर एक राय रखते हैं, उसके बारे में बताइए। मैं ये शायद मेरी पहली कहानी थी 2013 या 14 में। तब मेरे कुछ मित्र थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के, जो विंड मिल्स और वहाँ पाए जाने वाले जो एक छोटा सा एक लिजर्ड होता है उसके ऊपर काम कर रहे थे। उसका नाम है फाइन थ्रोटेड लिजर्ड। अभी उसका नाम हो गया, कितनी फैसिनेटिंग उसके बहुत, उसका जो ब्यूलैप सैक कलर्ड वो, बिल्कुल, है ना? तो यहाँ पे जो प्लेटो है ये तकरीबन 11.5-12 किलोमीटर का है, और इसके आधे प्लेटो में तकरीबन 30-40 साल पहले विंड मिल्स आ गए और आधे प्लेटो में नहीं है। तो वैज्ञानिकों को पता चला कि जहाँ पे विंड मिल्स है
वहाँ पे ये जो लिजर्ड्स है या सड्डे कहते हैं हिंदी में, उनकी तादाद बढ़ गई है। अच्छा। और जहाँ विंडमिल्स नहीं है वहाँ पे तादाद कम है। तो सबको लगा कि शायद ये विंडमिल्स अच्छे होंगे इनके लिए। फिर जब उन्होंने उनका हार्मोनल स्टडी किया, उनका ब्लड लेके उनके हार्मोन लेवल, स्ट्रेस लेवल्स देखे, तो उनको पता चला कि ये जो सडे है इनका ये टेरिटोरियल होते हैं। तो एक जो रिजर्ट है इसका पूरा जिंदगी शायद इतने एरिया में चला जाए। तो जैसे उनकी तादाद बढ़ी वैसे उनके एरियाज कम होते गए और वो अपने नेबर्स से ज़्यादा झगड़ा करने लग गए। अच्छा। तो झगड़ा बढ़ गया और उसके वजह से ये काफ़ी स्ट्रेस रहने लगे और इनका जो कलर है ड्यूलैप सैक का ये थोड़ा फेड होने लग गया, जिससे उनकी मीटिंग में प्रॉब्लम आने लग गया, क्योंकि वो जो रंग बिरंगी ड्यूलैप सैक को दिखा के अपने फीमेल्स को रिझाते थे। तो इसका रीज़न उन्हें समझ में नहीं आया कि क्यों हो रहा है। फिर उनको पता चला कि यहाँ जहाँ विंडमिल्स है ना, वहाँ पे जो रैप्टर्स होते हैं, यानी जो बर्ड्स होते हैं, चील हो गई या ये जो सारे बर्ड्स ऑफ प्रे कहते हैं, जो कार्निवोरस बाज, चील वगैरह होते हैं, वो वहाँ जाते नहीं क्योंकि उनको डर लगता है कि वो ब्लेड से टकरा के मर जाएंगे। तो उनके ऊपर का प्रेडेटर गायब हो गया, इसलिए इनका नंबर बढ़ गया। लेकिन इनका नंबर बढ़ गया तो उसकी वजह से उनका स्ट्रेस बढ़ गया और उनका रिप्रोडक्टिव सक्सेस कम हो गया। तो ये सब कनेक्टेड होता है। तो इस कहानी के रीति से ना साइंटिस्ट ना मैं ये कह रहा हूँ कि विंडमिल्स खराब होती है। विंडमिल्स तो काफी अच्छा, मतलब एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, पर कितनी मात्रा में हो एग्जैक्टली वो जरूरी है। कि इसके माध्यम से हमने सवाल ये उठाया था कि एक लैंड मास में कितनी विंडमिल्स होनी चाहिए, अ लैंड मास कैन सस्टेन हाउ मेनी विंडमिल्स, यही वो सवाल था। और उसके ऊपर तब से अभी धीरे धीरे थोड़ा रिसर्च हो रहा है, हमें और पता चलेगा। क्योंकि आपने बायोलॉजिकल साइंसेस भी पढ़ी है। बीते साल एक अमेरिकन साइंटिस्ट हमारे सामने, मतलब साइंस कैसे आपको हैरान करता है और कैसे कैसे आविष्कार आपके सामने होते हैं, कि डायर वॉल्फ के ऊपर बातचीत हुई। बोले कि 3 बच्चे जमे हैं जो कि 12-13 हज़ार साल पहले ख़त्म हो गए थे, उनको दोबारा वापस लाने की कोशिश जारी है। इस पर आपके क्या रिमार्क्स हैं? विज्ञान जो है वो उसे दुधारी तलवार कहा जाता है ना। उससे कुछ अच्छा भी होता है, कुछ अच्छा नहीं भी होता है। अब मैं उस पर टिप्पणी ये नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उसके पीछे जो विज्ञान है वो बहुत दिलचस्प है। मैंने जब वो कहानी पढ़ी तब मैं काफ़ी भौचक्का रह गया कि अरे ये अब हो सकता है ना। जैसे आपको याद होगा, मैं तो छोटा सा था, जुरासिक पार्क आया था, उस फिल्म में उन्होंने यही सवाल उठाया था कि अब हमारा विज्ञान जो है हमें डायनासोर वापस ला सकते हैं। सवाल यह है कि लाना चाहिए या नहीं। उसका जवाब हमारे पास आज भी नहीं है। तो ये जो डायर वुल्फ की जो स्टडी थी, जो कोलोसल करके जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने बनाया था, उसका उन्होंने शुरू में कहा कि ये डायर वुल्फ ही है। फिर बाद में उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ, काफ़ी सवाल भी उठाए गए कि ये क्या वही है जो आप कह रहे हैं, वो वही है या नहीं। फिर उन्होंने रिस्पॉन्स में दिया कि नहीं, इसमें कुछ डीएनए जो है वो उस वुल्फ्स का है, कुछ अभी का है। तो ये काफ़ी दिलचस्प स्टडी थी। क्यूरियस प्रसेन जो है, जो जिज्ञासु प्रसेन है, वो उससे बहुत एक्साइट हो जाता है। जो दिन रात जंगल कटते हुए देख रहा है, जो आज हमारे पास फंडिंग नहीं है इसलिए काफ़ी सारी स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो रही है, उनको जो देखता है प्रसेन, वो सोचता है कि हम उस पर क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं, हमने जो है उसको बचाने में पैसा खर्च करना चाहिए। तो ऐसे दो एक्सट्रीम व्यूज़ है मेरे उसमें। मेरा आखिरी सवाल है, वो थोड़ा पर्सनल भी हो सकता है, लेकिन आप जैसा लाइफस्टाइल जीते हैं, जैसे अभी मेरी इंटरव्यू से जब पहले बात हो रही थी कि आप अभी नागपुर से आए हैं, आप कल फिर बैंगलोर चले जाएंगे, उसके बाद कहीं और जाएंगे, और इतना ज़्यादा ट्रैवल आपकी लाइफ में लिखा है, और लोग आजकल वेट करते हैं कि हम कब ट्रैवल करें। मतलब बेसिक सी जगह, यहाँ पर सुखदेव के ढाबे भी जाते हैं तो उसके भी चेक इन कर रहे होते हैं लोग। तो लोगों के अंदर बड़ी क्यूरोसिटी है घूमने फिरने की, और घूमने के साथ साथ ऐसा काम भी मिले तो बहुत से लोगों की ड्रीम जॉब है। तो आप जो कर रहे हैं वैसा काम करने के लिए क्या करना होता है? नेट जियो में जाने के लिए कोई क्या करे, अप्रोच कैसे करे? आप बीबीसी के साथ आपने काम किया है, एनवाईटी को फ्रीलांस किया आपने, इन सब, मतलब आप मान के चलिए मैं करना चाहता हूँ ये सब, पर मुझे पता ही नहीं कि उधर तक पहुंचा कैसे जा सकता है, तो क्या करना होता है इधर तक पहुंचने के लिए? पहली बात तो वो आपके पास वो कहानी हो,
आपके पास कुछ ऐसा बताने को हो जो वो जानना चाहते हैं। आज आपने मुझे यहाँ बुलाया है क्योंकि मेरे पास कुछ कहने के लिए है जो आप जानना चाहते हैं, है ना। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है, आपसे कुछ सीखना है ना। तो सबसे पहली बात यही होती है कि लोग सोचते हैं कि हमने अच्छी फ़ोटो खींच ली तो हमें कहीं साउथ अमेरिका के किसी आंद्रे इस्तवान का फ़ोन आएगा और मैं कल जाके बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन जाऊंगा। वो कहानी तौर पे बहुत बहुत खूबसूरत थी, लेकिन असलियत ये है कि आज मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या किसी भी तरीके की फोटोग्राफी करता हूँ, उसमें मेरा फोटोग्राफी का हिस्सा काफ़ी कम होता है। उसके पीछे रिसर्च होता है, उसके पीछे स्टोरी टेलिंग होता है, उसके पीछे लोगों से बात करना होता है, उसके पीछे सालों का इक्विपमेंट, स्टोरी, राइटिंग, ये सब एक्सपीरियंस होता है। तो मेरा ये मानना है कि आप कहानियाँ इसलिए मत बताइए क्योंकि नेट जियो के थ्रू बतानी है। आप अपनी कहानियाँ अच्छे से बताना शुरू कीजिए। एक दिन आएगा जब वो आपके पास आएंगे, जहाँ वो लैंड करनी है करी जाएगी। तो आपको उनके पास जाने से अच्छा अपने आप की कहानियाँ इतनी अच्छी बनाई है कि एक दिन वो आपके पास आए कि यार आपने ये जो बनाया था ये इतना अच्छा है कि हम चाहते हैं हमारे थ्रू आप बताइए। तो आई थिंक सिर्फ फोटो से कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक फोटो की इम्पोर्टेंस होती है, वो लोगों का जहन बदल सकता है, वो आपके जो पुराने प्री कंसीव नोशन है वो चेंज कर सकता है। एक तस्वीर में बहुत ताकत होती है, लेकिन टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्रोफेशन आपको जानना है कि आप उस फोटो खींच क्यों रहे और उस फोटो के माध्यम से आप करना क्या चाहते हैं, है ना। आपको उसके इर्द गिर्द कहानियां बनानी होती है। आपको एज अ फोटो जर्नलिस्ट आप सत्य बता रहे हैं, एज अ साइंस फोटोग्राफर मैं भी साइंस की कहानियां बता रहा हूँ, तथ्य बता रहा हूँ। एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर शायद आप जानवरों के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में कुछ बता रहे हैं, लेकिन इट हैज़ टू बी अ स्टोरी बियॉन्ड जस्ट वन पिक्चर। और आपको आपका पोर्टफोलियो बनाना है जो एक वन ऑफ फोटो नहीं हो सकता, है ना। आपको काफ़ी सारी ऐसी कहानियां बनानी है और शुरू में ही आप नेशनल ज्योग्राफिक नहीं पहुंचेंगे या BBC नहीं पहुंचेंगे या डिस्कवरी नहीं पहुंचेंगे या ललन टॉप नहीं पहुंचेंगे, है ना। शुरू में शायद आपका पहला जो तस्वीर है वो आपके लोकल न्यूज़पेपर या आपके स्कूल के अखबार में छपेगा, जो मेरे साथ हुआ था। मैं पहले नागपुर के छोटे न्यूज़पेपर्स में लिखता था, है ना, जो मेरे दोस्त पढ़ के खुश होते थे, है ना। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप उन दरवाजों से चल के निकल जाते हो जो आप चाहते थे खुल जाए एक समय पे। लेकिन तब आप आपके काम में आपके क्राफ्ट में इतने मग्न हो गए होते हो कि आप वो दरवाजों के बारे में सोचते ही नहीं हो। मुझे आप ये बोल रहे थे तो मुझे बिल्कुल अपना समय याद आ रहा था कि 2011 में जो अभी ललन टॉप के एडिटर सौरभ द्विवेदी, वो चंडीगढ़ में एक न्यूज़पेपर के एडिटर हुआ करते थे। मेरे साथी हैं कुलदीप, वो वहीं पर रिपोर्टर के तौर पर थे और मैं कैंपस रिपोर्टर हुआ करता था। मेरी ग्रेजुएशन तब चल रही थी और मुझे बहुत चुल होती थी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डॉक्यूमेंट्रीज कॉलेज टाइम से। तो उन्होंने सिटी के कुछ लड़कों के ऊपर एक आर्टिकल किया जिसमें 4 फोटोग्राफर फीचर हुए थे, उसमें से मैं एक था और कुलदीप ने उसका टाइटल दिया था लेंस वाले लड़के। तो वो मेरे आज तक जहन में है। तो अच्छा लग रहा है कि कैसे देखिए साइकिल ही है, आज आप और मैं बैठे हैं, दोनों ही लेंस वाले लड़के हैं किसी न किसी तरीके से। और जो आपने कहा कि एक जर्नी है, वो जर्नी करते करते आज हम ललन टॉप पे बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपके एक्सपीरियंसेस जान के, और उम्मीद करते हैं आपके ऐसे ही आपकी फोटोग्राफ्स कवर पर छपती रहें, आप देश का नाम रोशन करते रहें। उससे भी ज़्यादा आप जितनी फुलफिलमेंट के साथ यहाँ पर बैठे, जितनी सेटिस्फेक्शन आप में है, वो लगातार बढ़ती रहे, आपको वो आराम सुकून देती रहे, ताकि दुनिया जहान की जो स्टोरीज हैं ये हम लोगों तक पहुँचती रहे। शुक्रिया, आप ललन टॉप आए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।